हेलो दोस्तों, क्या हम और आप जैसे प्राइवेट पर्सन भी एक क्रिमिनल को अरेस्ट कर सकते हैं? मान लीजिए कोई पर्सन हमारे सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है, तो क्या हमारे पास ये पावर है कि हम उसे अरेस्ट कर सकें? और सीआरपीसी में इससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल लॉजिक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि सीआरपीसी में ऐसी कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास ये पावर है जो किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। तो हम सीआरपीसी के सेक्शन 43, 44 एंड 45 देखेंगे और साथ में ही सेक्शन 151 भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 पर्सन कैन इशू द प्रोसेस ऑफ अरेस्ट। ओके, तो एक तो पुलिस ऑफिसर होते हैं जो कि विद और विदाउट वारंट किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, जो कि हम सेक्शन 41 में ऑलरेडी देख चुके हैं। और एक प्राइवेट पर्सन होते हैं, जैसे कि हम और आप, अगर हमारे सामने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, कोई क्राइम करता है कोई क्रिमिनल, तो हम उसे अंडर सेक्शन 43 जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं। लास्ट वन इज़ मजिस्ट्रेट। सेक्शन 44 के अंडर कोई भी मजिस्ट्रेट जो है वो किसी पर्सन का अरेस्ट का ऑर्डर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 43, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। तो सेक्शन 43 बात करता है कि किन किन केसेस में जो है प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकते हैं किसी क्रिमिनल को, कैसी कंडीशंस होंगी। तो सबसे पहली कंडीशन है कि एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड any person who in his presence commits a non-bailable and cognizable offense or any proclaimed offender and without unnecessary delay shall make over or cause to be made over any person so arrested to a police officer or in the absence of a police officer take such person or cause him to be taken in the custody to the nearest police station. It means अगर कोई प्राइवेट पर्सन है और उसके सामने कोई पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस या नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट करता है, और मान लीजिए कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, कोई भगोड़ा है, और इस केस में जो है वो प्राइवेट पर्सन उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। उसके पास ये पावर है कि वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। अगर मान लीजिए वहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है, तो इस केस में वो जो प्राइवेट पर्सन है वो उस पर्सन को अपनी कस्टडी में लेगा और जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसमें उस पुलिस स्टेशन ले जाएगा और उस वहाँ पर जो भी पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट होगा वो उसे उसकी कस्टडी में दे देगा। ठीक है। सेकंड है, इफ़ देयर इज़ रीज़न टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41 अ पुलिस ऑफिसर शैल री अरेस्ट हिम। तो मान लीजिए कि अगर पुलिस ऑफिसर को ये बिलीव होता है कि हाँ ये अंडर सेक्शन 41 के प्रोविजंस में ये पर्सन आता है और इसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो इस केस में वो उस पर्सन को दोबारा से री अरेस्ट कर लेगा। सी, इफ देयर इज रीजन टू believe that he has committed a non-cognizable offense and he refuses on the demand of a police officer to give his name and residence or gives a name or residence which such officer has reason to believe to be false, he shall be dealt with under the provisions of section 42. But if there is no sufficient reason to believe that he has committed any offense, he shall be at once released. तो मान लीजिए कि कोई पर्सन है और जब उसे पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में दे दिया जाता है, तो और पुलिस ऑफिसर को बिलीव है कि उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो उसके बाद पुलिस ऑफिसर जो है वो उससे उसका नाम पूछता है, उसका रेजिडेंस पूछता है, और इस पर अगर वो मना कर देता है, वो पर्सन अपना नाम या रेजिडेंस बताने से मना करता है या वो अपना नाम या रेजिडेंस गलत बताता है, तो सीआरपीसी के अंडर सेक्शन 42 जो पुलिस ऑफिसर है वो उसे अरेस्ट कर लेगा। और अगर यहाँ पे पुलिस ऑफिसर के पास ये बिलीव करने का कोई रीज़न नहीं है कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो वो उस पर्सन को उसी टाइम अरेस्ट कर देगा। अब देखते हैं हम सेक्शन 44, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। तो
सेक्शन 44 सीआरपीसी का बात करता है कि किन केसेस में जो है मैजिस्ट्रेट वो अरेस्ट कर सकते हैं। ए, when any offense is committed in the presence of a magistrate, whether executive or judicial, within his local jurisdiction, he may himself arrest or order any person to arrest the offender, and may thereupon, subject to the provisions herein contained as to bail, commit the offender to custody. It means कि मान लीजिए कोई जुडिशियल ऑफिसर है हमारा, कोई मैजिस्ट्रेट है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है या जुडिशियल है, उसके सामने कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है या तो वो मैजिस्ट्रेट जो है वो या तो वो खुद उस पर्सन को अरेस्ट कर लेगा या वो ऑर्डर दे देगा पुलिस ऑफिसर को उस पर्सन को अरेस्ट करने की। बी कहता है हमारा, एनी मैजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मे एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट दैट द अरेस्ट इन हिज प्रेजेंस within his local jurisdiction or any person for whose arrest he is competent at time and in the circumstance to issue a warrant। जो मैजिस्ट्रेट है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है या जुडिशियल है, वो किसी भी टाइम ऐसी अरेस्ट का जो है वो डायरेक्शन दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है पुलिस ऑफिसर को, एक वारंट इशू कर सकता है कि उस पर्सन को अरेस्ट किया जाए। उसकी चाहे वो जो कमीशन ऑफ ऑफेंस है वो उसकी प्रेजेंस में हुआ हो या उसकी एब्सेंस में हुआ हो। तो सेक्शन 45 अब हम देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट। सेक्शन 45 जो है वो एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है आर्म्ड फोर्सेस की, उनकी अरेस्ट नहीं की जा सकती है, वो एक प्रिविलेज है फॉर द आर्म्ड फोर्सेस मेंबर्स। तो हम इसमें सबसे पहला प्रोविजंस देखते हैं कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 41 to 44 both inclusive, no member of the armed forces of the union shall be arrested for any done or purported to be done by him in the discharge of his official duties except after obtaining the consent of the central government। देखिए सेक्शन 45 बात करता है कि जितने भी आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स होते हैं, तो वो जो सेक्शन हमारे सीआरपीसी में 41 to 44 दिए हुए हैं, वो सेक्शन के प्रोविजंस जो हैं वो आर्म्ड फोर्स के किसी भी मेंबर पर लागू नहीं होते हैं। इट मीन्स कि किसी भी आर्म्ड फोर्स के पर्सन को अंडर सेक्शन 41 और 44 अरेस्ट नहीं किया जा सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो प्रेयर कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हमें चाहिए होगी अगर किसी आर्म्ड फोर्स के मेंबर को अरेस्ट किया जाना है। तो नेक्स्ट प्रोविज़न पढ़ते हैं कि द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट द प्रोविज़न सबसेक्शन 1, जो हमारा सबसेक्शन 1 जो दिया हुआ है ये वाला सबसेक्शन, वो अप्लाई होता है उस कैटेगरी के मेंबर्स पर जो कि पब्लिक ऑर्डर की मेंटेनेंस में काम करते हैं, पब्लिक को सर्व करते हैं। तो उस केस में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट भी कंसेंट दे सकती है। मतलब उस केसेस में जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट के बाद उस आर्म्ड फोर्स के मेंबर को अरेस्ट किया जा सकता है अंडर सेक्शन 45 ऑफ द CRPC। Thank you so much for watching. I hope this video will help you. Thank you.